जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर मिलिट्री साइंस के चैप्टर फर्स्ट से वैदिक एवं महाकाव्यकालीन सैन्य प्रकृति मीन्स मिलिट्री सिस्टम इन वैदिक एंड एपिक एज से कुछ आंसर्स लेकर आई हूँ। इसके क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियो में डाल चुकी हूँ। हाँ, अगर आपको देखने हैं तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आंसर्स। फर्स्ट हेडिंग है इसका वैदिक कालीन सैन्य प्रकृति और इसका हेडिंग है 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। एंड इसका नंबर फर्स्ट है भूमिका। भूमिका के बारे में पहले बताया जाता है। ओके, तो भूमिका का वर्णन इस प्रकार है कि वैदिक कालीन सैन्य व्यवस्था के अध्ययन का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। वैदिक काल का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता काल में 2000 BC से 1500 BC के अंतिम चरण से माना जाता है। पश्चिमी इतिहासकार इसका काल निर्धारण 1500 BC से 600 BC तक मानते हैं। वास्तव में यह वह काल था जबकि भारत में आर्यों के आगमन के पश्चात व्यवस्थित निवास तथा क्षेत्र का प्रयास जारी था। ऋग्वेद के अध्ययन से यह पता चलता है कि वैदिक कालीन विभिन्न आर्य जनजातियां जो कबीलों के रूप में थीं, आर्थिक कारणों तथा शक्ति और श्रेष्ठता के उद्देश्य से निरंतर युद्ध करती रहीं। ये युद्ध आर्यों तथा आर्यो अनार्यों के बीच होते थे। वैदिक काल के पश्चात सैन्य अवस्था की जानकारी पुराणों तथा महाकाव्यों से मिलती है, जिसे महाकाव्य एवं पुराण कालीन 800 BC से 200 BC सैन्य पद्धति कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला लाइन। वैदिक एवं महाकाव्य काल के संपूर्ण युग को जनजातीय युग की सैन्य पद्धति कहा जाता है। एंड इसका नेक्स्ट हेडिंग है जनजातीय संगठन। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पंचजना का वर्णन मिलता है। यह संभवतः उस युग की प्रारंभिक जनजातियों के 5 प्रमुख जन समूहों या कबीलों का सूचक है, जिनमें अजूस, यादूस, पुरुष, दुर्वशस एवं दुर्क्षुस आदि आते थे। इनके अतिरिक्त भारत, तृतीय, सुजय, पांचाल, मत्स्य तथा उसीनर आदि अन्य अनेक जनजातियों का भी वर्णन मिलता है। उपर्युक्त 5 जनजातियों में से पुरु जनजाति वैदिक काल में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। इन जनजातियों ने अपनी विस्तारवादी भावना एवं अस्तित्व की रक्षा हेतु एक सुदृढ़ एवं शक्तिशाली सैन्य ढांचे का निर्माण किया था। एंड इसका नेक्स्ट थर्ड हेडिंग है वैदिक कालीन सैन्य संगठन। वैदिक काल में किसी राजा के पास किसी प्रकार की अस्थायी सेना का उल्लेख नहीं मिलता है। विभिन्न जनजातियों व पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध के समय स्थानीय जनता का सहयोग लिया जाता था, जो अपने दल के ही किसी व्यक्ति के नेतृत्व में आती थी तथा उनके पास अपने अपने हथियार होते थे। राज्य की ओर से किसी प्रकार के हथियार अथवा सैन्य प्रबंध का कोई वर्णन नहीं मिलता है। यद्यपि युद्ध में संपूर्ण जनता भाग नहीं लेती थी, किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार जनजातियों के सभी व्यक्ति युद्ध में भाग लेते थे। इस काल में केवल 2 प्रकार की सेनाएं होती थी। फर्स्ट है पैदल सेना, इसे प्रीतना अथवा पत्ती कहा जाता था। एंड सेकेंड है रथ सेना, इसमें रथ होते थे, इसे रथीन नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में यद्यपि दोनों पक्षों की सैन्य संख्या का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, फिर भी वैदिक मंत्रों में दासों की बहुत बड़ी बड़ी सेनाओं का वर्णन मिलता है, जिसको इंद्र ने अपनी शक्ति द्वारा नष्ट किया था। भिन्न भिन्न मंत्रों के अनुसार दासों द्वारा 60,000 की संख्या में, कभी 50,000 और कभी 30,000 की संख्या में युद्ध करने का वर्णन मिलता है, जिन्हें आर्यों के युद्ध देवता इंद्र ने पराजित किया था। इस काल में कोई अस्थायी सेना न होने के कारण उनके प्रशिक्षण दिए जाने का भी कोई वर्णन नहीं मिलता है। वैसे ब्राह्मणों द्वारा समाज के शासक वर्ग क्षत्रियों को अपने अपने विद्यालयों के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा दीक्षा के साथ शस्त्र विद्या का भी ज्ञान दिए जाने का वर्णन मिलता है। साथ ही ब्राह्मणों द्वारा युद्ध में मंत्र शक्ति द्वारा विजय की कामना किए जाने का भी उल्लेख है। नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग है आक्रामक एवं सुरक्षात्मक हथियार।
इसके बारे में है कि वैदिक काल के हथियारों में धनुष बाण का सर्वश्रेष्ठ स्थान था। इसके अतिरिक्त जो अन्य आक्रामक हथियार प्रयुक्त होते थे उनमें कुठार, कुल्हाड़ी, कुंत, भाला, कटार, छुरा, गदा, दिलवांस या गोफन आदि प्रमुख थे। ये हथियार प्रमुखतः कांस्य अथवा तांबे के बने हुए होते थे। इन हथियारों के अतिरिक्त इस काल में बड़े बड़े तोप व ढालों के प्रयोग किए जाने का भी वर्णन मिलता है जो चमड़े के बने होते थे। ओके, एंड नेक्स्ट हेडिंग है 5th है दुर्ग व्यवस्था। इस काल में आर्यों द्वारा दुर्ग निर्माण किए जाने का उल्लेख नहीं मिलता है, किंतु अनार्यों द्वारा बनाए गए पुएं मतलब सुरक्षित दुर्गों जिनकी संख्या अधिक थी, पर आर्यों ने आक्रमण करके उन्हें अपने अधिकार में कर लिया था तथा अपनी सुरक्षा के उपयुक्त बनाकर उनका उपयोग करने लगे थे। इन दुर्गों के आकार, प्रकार तथा उनके निर्माण की सामग्री आदि का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ओके, एंड नेक्स्ट है 6 युद्ध वाद्य। हेडिंग है युद्ध वाद्य। इसमें है कि ऋग्वेद में इस काल के वाद्य यंत्रों की 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है त्योहार एवं खुशियों के वाद्य यंत्र। सेकेंड है युद्ध एवं शांति दोनों कालों में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्र। एंड थर्ड है केवल युद्ध काल में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र। उदाहरण स्वरूप दुंदुभी एक ऐसा वाद्य यंत्र था जिसका प्रयोग युद्ध एवं शांति दोनों कालों में समान रूप से किया जा सकता था, जबकि वंकूर का प्रयोग केवल युद्ध काल ही होता था। ऐसा समझा जाता था कि वाद्य यंत्रों से सेना में जोश व स्फूर्ति जैसे मनोवैज्ञानिक गुणों का संचार होता था। एंड नेक्स्ट है 7th, ये हेडिंग है नौसेना। संपूर्ण वैदिक काल का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट होता है कि इस काल में लोगों को सामूहिक नौकायन की जानकारी थी। ऋग्वेद में शांतिपूर्ण कार्यों के लिए समुद्र पार जाने वाली नौकाओं का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद 1 17:8, लेकिन नौका युद्ध का उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि न तो जलीय क्षेत्रों में कोई युद्ध होता था और न ही इनका प्रयोग युद्ध के लिए होता था। एंड नेक्स्ट हेडिंग 8 है सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि आर्यों को राज्य विस्तार के समय अनार्यों से तथा समय समय पर अपने ही अंतर्जातीय संगठनों से युद्ध करना पड़ता था। अतएव उन्होंने किसी आंतरिक अथवा बाहर संघर्ष से निपटने के लिए एक वर्ग का निर्माण किया जिसे क्षत्रिय वर्ग कहा जाता था। इसे ही बाद में एक जाति के रूप में लिया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से 4 वर्गों का वर्णन मिलता है, जिसमें बाह्य पवित्र शक्ति के रूप में क्षत्रिय शासक वर्ग के रूप में, वैश्य व्यापारी वर्ग के रूप में तथा चौथा वर्ग शूद्रों का था जिन्हें दास या सेवक के रूप में जाना जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार आर्यों ने अनार्यों या दासों पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद इनको भी अपने सामाजिक संगठनों में शामिल कर लिया, अर्थात इससे पूर्व ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य 3 ही वर्गों का सामाजिक ढांचा रहा होगा, जिससे चौथे वर्ग के रूप में चलकर शूद्रों दासों को भी जोड़ दिया गया। वैदिक कालीन साहित्य में यह उल्लेखित है कि इस काल में राजा अपने प्रशासनिक व्यवस्था हेतु 2 जन सदन गठित करता था, जिसे सभा या समिति के रूप में भी कहा जाता था। इनमें समिति को रक्षा नीति के निर्धारण हेतु राजनैतिक अधिकार प्राप्त होते थे। डॉक्टर नगेंद्र सिंह के अनुसार द समिति मस्ट हैव एक्सरसाइज्ड कंसिडर्ड कंट्रोल ओवर द एक्जीक्यूटिव काउंसिल एंड पार्टिकुलरली द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इस काल में कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ब्राह्मणों को युद्ध में भाग लेने का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि क्षत्रियों को जन्मजात योद्धा बताया गया है। एंड नेक्स्ट है नंबर 9th, इसका हेडिंग है दूत एवं चर प्रथा। इसका है कि ऋग्वेद के अनुसार वैदिक काल में चर व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी।
वेदों में चर को स्पर्श कहा जाता है। चर संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण करते हुए प्राणियों के शुभाशुभ कार्यों का पूर्ण ब्यौरा रखते थे। उसके आधार पर वे अपने स्वामी को सूचना देते थे। ऋग्वेद के एक प्रसंग में वरुण देव अपने स्पर्श समूह में घिरे हुए हैं। इस प्रकार वेदों में आए हुए इन प्रसंगों से स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में भी चर होते थे जो जनता की गतिविधियों की सूचना अपने स्वामी तक पहुंचाते थे। ऋग्वेद में यम यमी सूक्त से यह पता चलता है कि वैदिक युग में चरों का इतना आतंक होता था कि लोग कोई भी गलत कार्य करने से भय करते थे। यह प्राचीन भारत में चर व्यवस्था के महत्व एवं सक्रियता का द्योतक है। ऋग्वेद में एक दूत और चर को क्रमशः राजा का मुख्य नेत्र कहा गया है। राजा अपने दूत मुख के द्वारा बात किया करते थे और चर चक्षु द्वारा देखा करते थे। राजा के सो जाने पर उसकी ये दोनों इंद्रियां निरंतर कार्य करती थी। ऋग्वेद में सूर्य का दूत अग्नि को बतलाया गया है। नेक्स्ट 10th सैनिक प्रशिक्षण। इसके बारे में कहा गया है कि वैदिक काल में राज्य की अस्थायी सेना न होने के कारण सामूहिक सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होती थी। संभवतः समाज के शस्त्र विद्या में निपुण आचार्य व्यक्तिगत विद्यालय खोलकर बस्ती के क्षत्रिय युवकों को शस्त्र विद्याभ्यास कराते होंगे। एंड नेक्स्ट लास्ट हेडिंग है इसका 11th दशराज्य युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में अब बताया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि वैदिक कालीन इतिहास में यद्यपि बहुत से युद्धों का उल्लेख है, किंतु केवल 10 राजाओं के युद्धों का ही विस्तृत वर्णन मिलता है। इस युद्ध में पुरुषनी मतलब रावी नदी के किनारे भरत जनजाति के लोगों ने देवदास के पुत्र अथवा पौत्र राजा सुदास के नेतृत्व में 10 राजाओं मतलब आर्य कुलों जिनमें पुरु, ध्रुव, अनु, तुर्वस तथा मुदुकुल आदि प्रमुख थे कि एक संगठित सेना को पराजित किया था। इस युद्ध में दशरथ सेना ही आक्रमण किया था, किंतु राजा सुदास अपनी प्रबल सैन्य शक्ति एवं व्यूह रचना के बल पर अंततः शत्रु की विशाल सेना को परास्त कर विजयी हुए थे। हाँ, और 11 का इसका फर्स्ट है युद्ध का कारण। इसके बारे में जानते हैं कि यद्यपि इस युद्ध में कारणों का कोई स्पष्ट विवेचना नहीं मिलता, फिर भी अनेक विद्वानों के अनुसार 2 पुरोहितों विशिष्ट एवं विश्वामित्र ने ही भरत कुल के राजा सुदास के विरोध में अन्य 10 राजाओं को संगठित किया था। एंड नंबर 2 है घटनाक्रम एवं परिणाम। इसमें है कि इस युद्ध में विरोधी पक्षों की सैन्य संख्या का कोई विवरण नहीं मिलता है, अतः वास्तविक सैन्य शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। युद्ध में रथ सेना की भूमिका निर्णायक रही। यद्यपि पैदल सेना का भी प्रयोग हुआ था, किंतु इसकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही। एक रथ पर एक सारथी एवं एक बाण वर्षा करने वाला योद्धा होता था। युद्ध के दौरान दोनों पक्षों की सेनाएं रावी नदी के किनारे परस्पर आमने सामने खड़ी थी, जिससे उनका एक बाजू नदी द्वारा सुरक्षित था। 10 राजाओं की सेनाएं अभी अपनी व्यूह रचना ठीक करने में लगी थी कि राजा सुदास की सेना से आक्रमण कर दिया। इनकी रथ सेना ने शत्रु पर सामने की ओर से तथा नदी द्वारा सुरक्षित बाजू के विपरीत वाले बाजू पर एक साथ आक्रमण कर दिया। इसके बाद सुदास ने शत्रु के पृष्ठभाग में भी अपनी रथ सेना द्वारा आक्रमण कर दिया। परिणामतः शत्रु सेनाएं भयग्रस्त होकर इधर उधर भागने लगी। पुरु राजा सहित बहुत से सैनिक मारे गए। अरु तथा प्रदय राजा नदी में डूब गए, भारी संख्या में डूब गए। शेष सेना भाग निकली। राजा सुदास को पूर्व की ओर अनार्यों की आक्रमण की कार्रवाई की तत्काल विरोध करने हेतु प्रस्थान करना था, अतः वे भागती हुई शत्रु सेना का पीछा न कर सके। ओके, अभी इतनी आंसर है। नेक्स्ट आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। हाँ, तो
और आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उससे आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू।